हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 11 कहानी है एक यात्रा यह भी। अगले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक कहते हैं कि मैं खुद एक यात्रा भीरू हूँ, यानी कि यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय लेखक को डर रहता है कि न जाने यात्रा पर निकलते समय कैसे कैसे लोगों से हमें मिलना होगा, खास कर के जो मनमाना किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे लोग मिलेंगे, वह लेखक की सबसे बड़ी चिंता थी। इस बार लेखक को कहाँ पे जाना है तो कि डॉक्टर से मिलने के लिए वह ग्वालियर जाता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, इसीलिए उसे आश्वासन यानी कि तसल्ली थी। स्टेशन पर उतरते ही उसके पीछे ऑटो वाले पड़ जाते हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ते हैं कि एक ऑटो वाले ने उसे नवयुवक कि किसी ऑटो में बैठोगे भी, आखिर आपको जाना कहाँ है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण लेखक को महसूस हुआ कि उसे स्वीकार कर दी और उसकी ऑटो में वह बैठ जाते हैं। उसकी प्रेम भरी बातें से, ऑटो वाले की प्रेम भरी बातों से लेखक को जहाँ जाना था डॉक्टर की क्लिनिक पर, वह कब आ गया उसको पता भी नहीं चला। उसके द्वारा बताए गए लेखक डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही वह बेल बजाते हैं तो उसको लेखक को पता चलता है कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी, अस्पताल की जगह बदल दी है। ऑटो वालों को लेखक ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी वह वहाँ इंतज़ार कर रहा था और लेखक ने कहा कि हम डॉक्टर ने उसकी क्लिनिक अस्पताल बदल दिया है, अब हमें ये दूसरी जगह पर जाना है। जब लेखक उसे पूछते हैं कि कितने पैसे दे दूँ, तब ऑटो वाले उसे कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दीजिए। उसने पूछा बाबूजी। लेखक को ऑटो वाले कहा कि उसकी आकर्षण उसकी आवाज़ में और उसके दोनों में इतनी आत्मीयता हो जाती है कि वह कहता है कि बाबूजी आप से कहाँ जाओगे। जब लेखक कहते हैं कि मैं होटल, लेखक उस ऑटो वाले को लेखक होटल का नाम बताता है और वह ऑटो वाला उसे लेखक को और उसकी पत्नी को होटल पर छोड़ आता है। वह कुछ बोलता नहीं है और डॉक्टर के पास चले गए और होटल पर रुककर ऑटो वाला ने कहा कि आप अब कहाँ घूमने जाओगे। तब लेखक कहते हैं कि आज हम ट्रेन से मुसाफरी करके आए हैं तो खूब ठीक है बाबूजी, तो ये मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, आपको जहाँ पर घूमना जाना है मुझे कॉल कर दीजिए। तब लेखक कहते हैं कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तब वह कहता है कि मोहन। लेखक कहता है कि मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया और वह प्रेम से एक दो बाद स्थान दिखा गया। जब उसने दूसरे दिन लेखक ने उसे फ़ोन किया और मोहन उसकी होटल पर आ पहुंचा और उसके स्थानों पर, घूमने फिरने के स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे आगे। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित कर रहा। ऑटो वाला है वो लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को क्या कहता है तो कि अम्मा नाम से संबोधित कर रहा। घूम घूम कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। संकोच यानी कि हिचकिचाहट, झिझक कर। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो। जब वो दोनों घूमकर वापस आए, जब घूमने गए तो ऑटो वाले लेखक को क्या कहने लगा, बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। घूम फिर कर जब थक कर वह होटल छोड़ने आया तो लेखक ने उसे भी चाय पानी के लिए उसे कमरे में ले जाया, कमरे में बुला लिया। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मैं कैसे उसके कमरे में चाय पीने के लिए जाऊँ, झिझक रहा था। चाय पान के साथ
थोड़ी उसकी पारिवारिक वार्ता यानी कि पारिवारिक यानी कि उसके परिवार के ही हुआ। तब वो ऑटो वाला कहता है, मोहन कहता है कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। वह कहता है कि ना, मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, मेरा मूल वतन तो आगरा है, मुझे यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह कहते कुछ भर आया। हमें लगा था कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है और मैं भी BA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था। वह कहता है कि हमें लगा था कि वह कहते कहते कुछ वह भर आया है। उसके लगा कि वह उसकी आंखें, हमें कुछ बात करते करते उसकी आंखें भर आई है, इसीलिए वह चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा कि आगरा में अपना मेरा घर है, माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, मेरे बड़े भाई ने ही मेरे परवरिश यानी कि मेरा पालन पोषण मेरा किया मेरे बड़े भाई ने। भाई वकील है और मैं भी BA पास हूँ और नौकरी की खोज के लिए मैं यहाँ पर ग्वालियर आया हूँ। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा था कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानी कि न चाही हुई। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक वास से तितलियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। उसकी बातचीत हुई कि मैं मूलतः ग्वालियर का हूँ, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर चुके हैं और मेरे बड़े भाई ने मेरा पालन पोषण किया है, मेरे बड़े भाई वकील है और मैं भी BA पास हूँ और नौकरी की खोज में मैं भी यहाँ पर आगरा से ग्वालियर आया हूँ। हमने ऐसी बात कहकर लेखक कहते हैं कि हम चुप रह गए। हमें लोगों ने इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। हमने लगा कि अवांछित यानी कि न चाही हुई उसके साथ ऐसी घटना घटी हुई है। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में, वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि रास्ते में उसे एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास यानी कि विकल घायल वाली विकल, तो कि बदहवास विकल लड़की उसे घिघलियाती यानी कि करुण स्वर में प्रार्थना करती थी कि मोहन मुझे बचा लो। एक परिचित लड़की उसे विकल स्वरूप में विकल प्रश्न लेकर वो उसके सामने आई और वह घबराती हुई करुण स्वर में उसे प्रार्थना करती है कि मोहन मुझे बचा लो। वो कहती है कि क्या हुआ, क्या हुआ? मोहन पूछता है कि क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ यानी कि वृद्ध के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। वो कहती है, मोहन पूछते हैं कि क्या हुआ? तब वो कहती है कि मेरे माँ बाप मेरे एक वृद्ध अधिक उम्र वाला यानी कि वृद्ध आदमी से मुझे ऐसे वृद्ध प्रौढ़ आदमी से के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमझ में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से ऐसे हकीकत बयान की। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सके। वह कहता है असमझ यानी कि दुविधा, खुसट यानी कि अप्रिय। मैं बहुत असमझ में पड़ गया। वह कहता है कि असमझ, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। ऐसे में मुझे लगा कि मैं उसे स्टेशन ले चला। वहाँ ले गया और थानेदार से ये हकीकत बयान की।
वे कुछ देर तक सोचते रहे। थानेदार सोचते रहे और किया कि क्या किया जा सकता है, और सोचकर उसने कहा कि अब क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देना, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। जो थानेदार के स्टेशन पर ले गया और थानेदार साहब बोले, सोच समझ कर कि इसकी FIR लिखकर मैं उसके माँ बाप को हवालात के अंदर यानी कि जेल के अंदर बंद कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल चिंता तो इस लड़की की है कि आखिर इसके साथ क्या जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। जो थानेदार था वो चुप रहे थोड़ी देर और एकाएक बोले कि क्या मोहन को पूछ रहे कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। मैं सिर हिलाया, मैं ना कहकर के सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तब थानेदार उसे मोहन से कहता है कि तुम ही उससे कि वह एक आकस्मिक से चकरा गया। आकस्मिक यानी कि अचानक के आकस्मिक से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद कि इसने बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, वह तो आकस्मिक प्रस्ताव से। मैंने तो इस आकस्मिक यानी कि अचानक उसने अचानक थानेदार से उसे अचानक प्रस्ताव रखा तो मैं तो चकित हो गया, किंतु कुछ पल बाद मैंने थानेदार से कहा कि इसमें बुराई। थानेदार ने कहा कि इसमें बुराई क्या है। तो मैंने कहा कि पहले इस लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उसने पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने कहा कि तो उसने कहा क्या किया, तो कि उसने हाँ कर दी। उस लड़की ने सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन। जो थानेदार ने उसने पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया कि लेकिन क्या मोहन। वो थानेदार उससे प्रश्न पूछता है, बाबूजी लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी। वो मोहन कहता है कि लेकिन यह मेरी भाभी है, उसकी बहन के साथ मेरी शादी, मेरी भाभी उसकी बहन के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी, बात तय हो चुकी है। वो कहता है कि मेरी बात तय हो चुकी है मेरी भाभी की बहन के साथ। तो फिर वो कहता है तो फिर बाबूजी मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। में नहीं है, लेकिन इस लड़की की जिंदगी में खतरे में, इस लड़की की जिंदगी तो खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और माननीय भी। वो कहता है कि मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन मेरे भाभी की बहन है, उसके साथ तो अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वह कोई संकट में भी नहीं है। लेकिन इस लड़की की जिंदगी तो खतरे में है। लड़की भी सुंदर है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यानी कि सबसे अहम बात तो यह है कि उसे इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और माननीय भी। लेकिन वो कहता है लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। वो कहता है कि हाँ, अब विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊंगा तो भैया भाभी तो नाराज़ हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगा लेने का केस कर देंगे। जब मैं थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप से के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। वो कहता है कि हाँ, यह समस्या एकदम हो गई थी। लड़की घर गई तो फिर वही बेच दी जाएगी। ऐसा संकट था।
मैं साथ ले जाऊँ तो मेरे भैया भाभी था वो नाराज़ हो जाएंगे और इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगा जाना का केस भी कर देंगे। जब मैं थानेदार में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। वो कहता है कि लड़की को थोड़े दिन के लिए मैं नारी निकेतन में रख देता हूँ और इसके माता पिता के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। ऐसे में 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। जब 15 दिन बीत गए तो उसने मेरे मंदिर में मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है कि लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि मोहन ऐसे थानेदार से कहाँ होता है। लेखक कहते हैं कि मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ, कोई कहानी सुन रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मुझे अब तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई ही पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि देवदूत। मसीहा का मीनिंग क्या होता है? देवदूत। वो कहता है कि हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई देवदूत दिखाई ही पड़ता है। हाँ, तब तक यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और वो हमें घर से निकाल दिया। वो कहता है कि खफा यानी कि नाराज़, खफा हो गए। तब तक जब मेरे भाई भाभी को मुझे पता चला तब वो मुझसे नाराज़ है कि ऐसे इसीलिए मेरे भाई भाभी है वो मुझसे नाराज़ हो गया और उसने हमसे घर से निकाल दिया। अगला देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।